बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी बालादस्ती की ख्वाहिश का इज़हार तो सारी जमातें करती हैं, लेकिन सियासी हालात व वाक़यात बताते हैं कि उनका बयानिया नज़रिया ज़रूरत के तहत बदलता रहता है। PMLN ने वोट को इज़्ज़त देने का नारा लगाया, लेकिन उस पर इल्ज़ाम है कि वो उससे पीछे हट गई और बहुत सारे समझौते कर लिए। अब मज़ाहमत का नारा PTI लगा रही है, तो इस हवाले से सियासी मुखालफीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि PTI का ये नारा ख़ास सियासी मकासद के लिए है। सीनियर नून लीगी रहनुमा राना सना ने एक निजी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है और वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करना है तो सियासी जमातों को आपस में मिलना होगा। हमारा बयानिया था कि इदारे कारोबार हुकूमत में मुदाखलत ना करें, मगर बानी PTI का मज़ाहमती बयानिया है कि इदारे मुल्क की सियासत में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क की खातिर कल भी बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए आमादा थे और आज भी हैं, यानी नून लीग ने बॉल PTI के कोर्ट में फेंका है। और आज PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI ने वबांगे दोहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में बातचीत की कोई सूरत निकल सकती है। सियासी बालादस्ती कैसे काम करेगी और जमहूरियत किस तरह से मजबूत होगी, इसी मुनासबत से आज के एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल कि सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात ख्वाहिश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन पहल कौन करेगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुन रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुल्क के मफाद में है, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे। अब ये जो राना सना कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी मुल्क की खातिर बानी PTI से भी बात करने के लिए तैयार हैं, तो आपको क्या लगता है? और ये जो ख़ास तौर पर बार बार खुलेआम स्टैब्लिशमेंट को कहा जाता है कि वो सियासत में मुदाखलत कर रही है, जिसने भी बात करनी है वो सिर्फ ताकतवर हलकों से, इस्टेब्लिशमेंट से ही करना चाहता है क्योंकि वहाँ उनके मामलात हल होंगे। लेकिन राना सना कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें अगर मिलकर बैठ जाएं तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट उस तरह से सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकेगी। आपको क्या लगता है? और ये मुज़ाकरात की ख्वाहिश सबकी है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, पहल कौन करेगा? जी नवीद साहब। चलें, उनकी शायद कोई लाइन में इशू आ गया है। अयाज साहब, आप समझ सकते हैं लाइन कट गई। उसके बाद तो कुर्बानी का बकरा मैं ही होता हूँ आपके लिए। चल, जहाँ भी लाइन कट गई उसके बाद बस आप अवेलेबल हैं, मुझे दावत दे देनी होती है। आप स्टूडियो में बैठे हैं ना, आ जाओ मैदान में, अब देखी जाएगी जो जी। देखें, ये राना साहब की बातें सुन के वो तो आमिर साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि एक्चुअली अभी वो बैठ रहे थे, वरना मैं उनकी तरफ जाती। आमिर साहब, मैं तो बड़ी देर से बैठा हूँ, आप ना कॉफी पे पूछ रहे हैं ना चाय पे पूछ रहे हैं, वन वे कहानी चलाई हुई है सारी आपस में। ये कोई बात है? ये कोई बात है? नहीं, अब राना साहब आप आए यार, ये बड़ी जाती है साहब। अब आप ये क्या टॉस होना है प्रोग्राम में? आपने नहीं, आपने ना उन्हें चाय पूछी ना कॉफी पूछी, और इसके बाद आप सवाल भी नहीं पूछ रही, ये जाती है। नहीं सर, अब आपसे आपका नाम ले दिया तो मतलब अब आप एक चीज तो ये है, वो जो राना साहब बात कर रहे हैं बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बैठ जाएं। हम बड़ी देर से ये कहते हैं, ये बात करते हैं कि जिस दिन आखिरी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कंधा देने से इनकार कर दिया, उस दिन इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत हो जाएगी, इसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन क्या करें कि सियासतदान खुद दावत दे रहे होते हैं। वो जो राना साहब बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब तो खुद ये कहते हैं कि मुदाखलत करे इस्टेब्लिशमेंट, क्यों नहीं कर रही? वो बिल्कुल गलत अप्रोच है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन हालात में मुझे नहीं लगता कि सारे सियासतदान बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इन हालात में तो फिर उधर ही देखना पड़ता है आपको। आप सारे स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, तो ये सब बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं। निकालना तो पड़ेगा, मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी, वो तो अपनी जगह है। अब कुछ बातें आजकल राना साहब जो कर रहे हैं, साद रफीक साहब कर रहे हैं, वो मतलब उनको शायद दावत भी दी गई है। वो ये भी कहीं मैं देख रहा था आज, वो नहीं, मशरफ भट्ट साहब की आज एक स्टोरी है, वो अक्सर इस तरह की दिया करते हैं कि उनको शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी हुकूमत का हिस्सा बनने, उनका जी नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो हम बनेंगे। अच्छा, इससे मुझे वो एक पता नहीं क्यों वाक़या याद आ गया पुराना। मंजूर वट्टू साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हुआ करते थे, उनका रिकॉर्ड भी है, सबसे कम सीटें लेके भी वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद परवेज साहब हैं, हम दोनों ये तारीख का हिस्सा हैं दोनों। वो एक बार तशरीफ लाए, वो मैं जिस अखबार में काम करता था यहाँ से पहले, तो अब्बास अतर साहब मरहूम शाह जी हम उन्हें कहा करते थे, हमारे उस्ताद भी हैं,
तो उन्होंने कहा शाह जी वो तुसी टाइम ही नहीं दे रहे। तो शाह जी भी आपको पता है वो इसी तरह पंजाबी में कहा करते थे बड़े आराम से। उन्होंने कहा बट्टू साहब गल है कि तुसी वजीर आला साडे ते तुहाडे कोल टाइम कोई नहीं सी साडे वास्ते, हुण तुसी बेरोजगार हो तो साडे कोल टाइम कोई नहीं। तो जब बंदा बेरोजगार हो जाता है ना, यही हालात सियासतदान और उधर आप पीसीबी में भी देख लें, जितने आपके वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो तनकीद कर रहे होते हैं इतनी ज्यादा, जैसे ही उन्हें पीसीबी में कोई नौकरी मिल जाती है वो गुन गाने शुरू कर देते हैं, टीम के भी पीसीबी के भी कि जी वाह वाह वाह। इसी तरह हमारे कुछ नामवर वज़राए ख़जाना भी हैं जो बाहर बैठ के कह रहे होते हैं जी इकॉनमी का बड़ा कर दिया, इसको यूं कर लें तो ये कमाल हो जाएगा, ये मेजर्स लिए गए तो आप देखिएगा ट्रैक पे आ जाएगी और हम ट्रैक पे ला सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही वज़ीर ख़जाना बनते हैं वो हमें अचानक पता चलता है कि मईशत भी ट्रैक पे आ गई है, मजबूत भी होना शुरू हो गई है और सब अच्छा हो गया है। तो ये मसाइल तो हैं, ये भी अगर इनको आप हुकूमत का हिस्सा बना लेंगे इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। एक बात उनकी जो है उससे मुझे इत्तफाक है, वो जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बात करने के लिए तैयार होंगे इमरान खान साहब से, उसकी वजह ये कि बयानिया बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब का भी यही है। मतलब ये कोई गलत बात नहीं है कि इसको हम कहें कि ये क्यों, सही भाई सियासतदानों का काम होना चाहिए, अमूर मुमलकत उनको चलाने चाहिए, फौज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मतलब इवन आप अमेरिका को देख लें, वहाँ पेंटागन की ज्यादा से है स्टेट डिपार्टमेंट की निस्बत, जब नेशनल इश्यूज आते हैं फॉरेन पॉलिसी में रोल बहुत ज्यादा होता है पेंटागन का। इस तरह फॉरेन पॉलिसी होगी इन इश्यूज में तो फौज को आप माइनस नहीं कर सकते, उनका रोल रहेगा और स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा। लेकिन जहां तक मुमलिकत मतलब वो हुकूमत चलाने की बात है, सियासतदानों का ये काम है और उनको उसमें फ्री हैंड होना चाहिए और उनको आपस में मिल के बैठ के काम भी करना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब का ये चीज वो है उनका बयानिया, वो ज़ाहिर हालात ने और उनके अपने लोगों ने उनको मजबूर किया उससे पीछे हटने के लिए। लेकिन अगर आप दिल से पूछें नवाज शरीफ साहब के तो आज भी उसी बयानी के साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे हैरत नहीं होगी कि किसी स्टेज पे इमरान खान और नवाज शरीफ एक साथ बैठ जाएं किसी जगह। जी आमिर साहब, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ 2014 में भी इमरान खान के घर चले गए थे बनी गाला में, उन्होंने कभी बातचीत को आर नहीं समझा। ये मसला है खान साहब का। अभी हम और आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक मुत्तहिदा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और महमूद अचकज़ई ने बेहतरीन काम करके बता दिया। अब देखें पीटीआई वाले इस फैसले के बाद जब खान साहब से मिलेंगे तो ये मुत्तहिदा अपोजिशन रहेगी कि नहीं। वहाँ ये तय कर दिया है कि हर पार्टी से एक एक बंदा होगा और कन्वीनियर उस कमेटी का पीटीआई का बंदा होगा और जो वज़ीर आज़म 2 लोगों को नामजद करेंगे उनके साथ बैठ के बात करेंगे। मतलब बात भी यही है, हम रोज़ यही कहते हैं कि जी बैठे आप पार्लियामेंट में, जब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं मैदान भी सजाएं, धरने भी दें, रैलियां भी करें, सब कुछ करें, लेकिन गुफ्तगू तो लोगों के दरमियान में होती है ना। अब अगर आप कहें कि जेल में बैठे हुए शख्स को आर्मी चीफ मिले, वो जाके वहां पेश हो जाए, मतलब उनकी ख्वाहिश तो यही है ना, रोजाना का इल्ज़ाम लगा देना, मतलब तो वतीरा बना लिया ना। मैं अब आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी बात समझाऊं। जब मैं लोगों को कहता हूं कि नवाज शरीफ पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने थे, वो आए बेशक जनरल ज़िया-उल हक के साथ थे, आईजीआई भी बन गई थी, लेकिन आईजीआई के सरबराह और वो वज़ीर आज़म उस वक्त की आईएसआई को डॉज दे के बने थे। जनरल हमीद गुल को नहीं पता चला था, मुस्तफ़ा जतोई उनका घोड़ा था, मौलाना समीउल हक से उन्होंने सदारत ले लिया आईजीआई की, जो भी वहीं बैठे हुए थे सब कुछ। 97 में जब 8वीं तरमीम, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं उस वक्त ये मंत्रा होता था, और उसको 13वीं तरमीम में लाए तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिल के खामोशी से प्लान किया था और वो ऐसा किया था काम कि ज़ीरो कर दिया था जितने फौजी मार्शल ने इख्तियार सदर मुमलिकत के हवाले किए थे कि जब मर्जी असम्बली तोड़ दो। वो दोनों जमहूरी हुक्मरानों ने बैठ के तरमीम ख़त्म कर दी। उसके बाद शब खून बने, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हुई, फिर मिसाके जमहूरियत किया। यही किया था तो फिर 2011 में इमरान खान को खड़ा किया, जिसकी शिकायतें लेके चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन जनरल कियानी के पास जाते थे कि आपके जनरल पाशा जो हैं ये देखें जी ये मैसेजेस हैं, ये कह रहे हैं पीटीआई में चले जाओ। वो बनाई इसीलिए गई थी कि ये कैसे जमहूरियत के चैंपियन हो गए, आपस में भी लड़ाओ, हमें आने दो। अच्छा, आज अगर राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं, फौज ने तो आपको 2 साल पहले ये बात कही थी कि अपने मसाइल हल कर लो, हम पीछे हटने को तैयार हैं।
जब आप हर चीज में फौज 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 आर्मी चीफ करेंगे तो फिर ये कुछ होगा। पार्लियामेंट करे ना। आज जब ये गुफ्तगू हम और आप कर रहे हैं और ये कमेटी बनने जा रही है, कौन सी वो कुव्वत है जो इस पार्लियामेंट को रोक सकती है? आज गंडापुर साहब ने उससे 1 घंटा पहले इस सेम जगह पे जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पीटीआई के यौम तसीस करके केपी में, उन्होंने कह दिया कि जनाब हम जब चाहेंगे हुकूमतें गिरा देंगे। भाई आप गिरा लें, आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएं। पीएमएलएन गई विफाक से, आपका मसला ही कोई नहीं है। करे ना कुछ भाई, आवाम के लिए अगर करना है तो करेज भी लाए ना, सिर्फ हमें और आपको मत सुनाएं। जिसने भी हल करना है आए मैदान में लाएं और अपने आप को पेश करें कि जी क्या पीएमएलएन की तरफ से नहीं कहा गया था कि जब पीपल्स पार्टी ने ये बात कही कि हम नहीं बनाते, हम पीटीआई को चाहते हैं, तो पीएमएलएन ने कहा था ना कि बन जाएं आप आपस में, दोनों बन जाएं। किसने इनकार किया था? पीटीआई ने इनकार किया था। आज उनका वजीर आला कुछ और बात कर रहा है, उमर अयूब बैठ के कुछ और बात कर रहा है, और जब ये बन्नीगाला से इधर उधर से सारे जाके अडयाला में मिलेंगे फिर इनके पास एक जवाब होगा कि हाँ ये खड़े भी हैं या नहीं खड़े हैं, पता चल जाएगा आपको और हमें कि जमहूरियत का सच्चा चैंपियन है कौन। अगर राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ की बात कोई गलत नहीं है। बात तो अगर कोई नहीं कर रहा तो वो इमरान खान नहीं कर रहा। ठीक जी। फैसल साहब, ख्वाहिश तो सारी सियासी कुव्वतों की है मुज़ाकरात की, और खुद ही बात कर रहे हैं कि अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये बातें ही होंगी या कोई पहल भी करेगा? अगर जैसे कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, और वो पहले भी एक दफ़ा उन्होंने ये किया है, मुज़ाकरात की तरफ गए, बानी पीटीआई से उन्होंने मुलाकात की, तो अब वो क्या पहल भी तो कर सकते हैं ना? वो आपको क्या लगता है फिर पहल क्या बानी पीटीआई की तरफ से होनी चाहिए? आमिर साहब पता नहीं उसकी इस बात को कहाँ से जोड़ते हैं। वो नवाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात करने तो नहीं गए थे, नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अदा करने तो नहीं गए थे। या इमरान खान साहब को भी अगर आप ले लें तो इमरान खान साहब उस वक्त भी जिस माइंड सेट में थे, क्या वो इस बात पे राजी होते कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है किरदार जो खत्म कर दिया जाए? उस वक्त तो इमरान खान की सारी ताकत जो है इस्टेब्लिशमेंट ही थी, तो उसको तो आप इससे नहीं जोड़ सकते। वो तो एक इयादत के हवाले से मुलाकात थी। लेकिन इशू ये है कि अभी भी अगर आप बात करते हैं कि बैठ जाएं, अरे इस बात पे तो सभी मुत्तफिक है ना कि बैठना चाहिए, इस पे तो कोई डिबेट नहीं है। एजेंडा क्या होगा? क्या इन जो एजेंडा इस वक्त मुल्की मसाइल का हल है, इस वक्त किसी सियासी जमात में इतना दम खम है कि वो एजेंडा रख के जो है वो मुलाकात कर ले? है किसी में दम? अगर है तो ये बता दें कि भाई हम बैठेंगे और हमारा एजेंडा ये होगा, तो फिर तो ये नतीजा निकल सकता है। उसके बाद क्या इन सियासी जमातों के इतने कुशादा दिल हैं कि एक दूसरे को जो है माफ कर देंगे? चले माफ ना करें, एक दूसरे के माजी को भूल जाएंगे इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर? इतने कुशादा दिल हैं इनके। तीसरी बात कि आज जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो आज की खुशियों को कुर्बान करेंगे एक मुल्क के वसी तर मफाद में? फिर इन सियासी जमातों को ये एतमाद कौन देगा और कैसे देगा, जो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है कि इनमें से कोई सियासी जमात एक दूसरे को डॉज देके दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिल जाएगी? ये सवालात है जिसका जवाब इनमें सियासी जमातों के पास किसी के पास नहीं है। या यूं कह ले कि ये सवालात इनके लिए खौफ का बायस है, जो सबसे बड़ी जो है वो मुलाकात की राह में जो है वो रुकावट है। जब इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों का ये जहन बन चुका हो कि इस मुल्क में अवाम की कोई हैसियत नहीं है, अवाम की कोई औकात नहीं है, इक़्तिदार में जाने का रास्ता जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती की शक्ल में निकलता है, तो फिर वो क्यों बैठेगा और बैठ के क्या नताइज हासिल करेंगे? देखिए, जो हम बैठने की बात जो मिशन और मकसद होना चाहिए ना, वो बहुत मुकद्दस है, वो बहुत वसी है। लेकिन इन जमातों के रहनुमाओं में का जो एक लीडर का जो किरदार होना चाहिए, क्या वो किरदार इन लोगों के पास है कि उस मुकद्दस मिशन को लेके बैठ जाएं कि इस मुल्क में जमहूरियत पे सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का जो है वो कंट्रोल रहेगा, इस मुल्क की पॉलिसियों में जो है वो सिर्फ सियासतदानों का जो है वो कंट्रोल रहेगा, इस मुल्क के इंतखाबी अमल में जो है किसी की मुदाखलत नहीं होगी, चाहे वो मुदाखलत मेरे लिए हो या आपके लिए हो। अगर वो मुझे भी उस मुदाखलत का फायदा पहुंच रहा है तो मैं उसको मुस्तरद कर दूंगा, मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। क्या इतना किसी में दम है? हमारे पास देखिए लीडरशिप भी नहीं है। इस ज़मीनी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। जो आमिर साहब बात कर रहे हैं तो वो गलत तो नहीं है ना कि भाई इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ गलत नहीं है। भाई जब मसले का हल ही वहां पर है तो नवाज शरीफ साहब से बात करके क्या करना है? इस सोच को
जो सोच इन सियासतदानों को इस मुज़ाकरात से पहले चाहिए, जी, वो जब तक इनमें पैदा नहीं होगी तो ये मुज़ाकरात कभी नतीजा खेस नहीं हो सकते। ठीक, वो नतीजा जो है हमें इस शक्ल में नहीं चाहिए कि मुज़ाकरात का बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब हो रहे हैं, इमरान खान साहब हो रहे हैं। हमारा इशू नहीं है भाई इन दोनों की बेनिफिशरी होने का। हमारा इशू ये है कि मुज़ाकरात का बेनिफिशरी ये रियासत हो, ये मुल्क हो, ये कौम हो, ये आने वाली नस्लें हो, उस एजेंडे पर बैठे भाई आप। लेकिन अगर आप अपने आज के लिए बैठेंगे कि अपने आज को हमने कैसे बेहतर करना है, अपने कल को कैसे बेहतर करना है, तो इनका आज और कल तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये कौम, ये मुल्क, ये रियासत इसकी बेनिफिशरी नहीं होगी। सही जी। नवीद साहब, एक पहलू ये भी है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी तो सोचती है कि अगर उसने नवाज शरीफ साहब से हाथ मिला लिया तो वो जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जाहिर है वो इस चीज़ को कबूल नहीं करेगी। तो आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ पहल करते हैं तो बानी पीटीआई संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, वो उनके साथ मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे? और सभी बात कर रहे हैं, जरदारी साहब ने भी बात कर दी, चेयरमैन सेनेट ने भी बात कर दी, लेकिन पहल कौन करेगा आपके ख्याल में? आपको लगता है कि किसी को जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए इसकी कि चलें जी आगाज़ करते हैं, मुज़ाकरात की बात बार बार कर रहे हैं, अब आगाज़ कर दें कि हो जाने चाहिए? अच्छा दुआ, देखें डायलेमा क्या है, हमारा मसला क्या है हमारी सियासत का और हमारे सियासतदानों का। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये सब किताबी हद तक हैं। ये सब बातें जो हैं ये जो है वो एक स्कॉलरली डिस्कशन में तो आप इंटेलेक्चुअल डिबेट में तो ये बातें करते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी को भी जो है वो कोई भी हमारी सियासी जमात और कोई भी सियासतदान जो है वो ये चाहता नहीं है। आप ये देखें कि जो मिसाके जमहूरियत हुआ था 2006 में आई गेस हुआ था बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब की, और फिर नवाज शरीफ साहब जो है फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी थी तो नवाज शरीफ साहब भी जो थे वो मेमो गेट के स्कैंडल में, जब वो मेमो गेट, सबको पता है कि मेमो गेट के पीछे कौन था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपना कांधा दिया और वो जो है वो जाके अदालत में खड़े हो गए। इसी तरह से जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो दोबारा से यही जो पीपल्स पार्टी थी और बाकी सारी जमातें, आप मौलाना फजल रहमान को देख लें, ये सब लोग जो ये किताबी बातें बारहा दोहरा चुके हैं, पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती, तो ये सब लोग मिल के फिर सामने आ गया ना। मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद भी इकरार कर लिया कि वो पीडीएम का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसके पीछे कौन था और कौन लेके आया था, किसने इंस्टिगेट किया था, किसने पुश किया था सारी जमातों को, कहां कहां मुलाकातें हुई थी। तो फिर इन्हीं सारे सियासतदानों ने कांधा दिया उन गैर जमहूरी ताकतों को और एक जमहूरी गवर्नमेंट को जो है वो गिरा दिया। अच्छा बात ये है कि पीटीआई खुद भी, वो भी यानी देखें, वो भी जिस तरह से आई वो एक क्वेश्चनेबल था। सारी जमातें जो है उस वक्त तो उसके ऊपर सवाल उठा रही थी कि किस तरह का इलेक्शन हुआ और कैसे रेक किया गया और क्या कुछ, यानी नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से बाहर किया गया, तो पीटीआई भी उसमें शामिल थी। ये नहीं है कि बाकी सारी जमातें और पीटीआई एज इफ नहीं, पीटीआई भी इन्हीं की तरह की जमात है जो कि रूल ऑफ लॉ और जो पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती की जो बात आती है तो वो अब आई है कि जब वो इक्तदार से बाहर हुए हैं, जब वो ज़ेरे अताब आए हैं। सही, बहुत अच्छी बात है। देखें, मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक के रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक पार्लियामान की बालादस्ती नहीं होगी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए सारी जमातों को बैठना पड़ेगा, कांधा ना दें। देखें, यही होता है, जैसे फैसल ने कहा कि अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए हमने मुल्क के लॉन्ग टर्म गेन्स को और उसके मफादात को जो है हम कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट को, हमारे सियासतदान। अब इस वक्त देखें, एक महमूद खान अचकजई साहब, जब उनको इक्तदार में उनका हिस्सा था तो सब कुछ ठीक था, उनको कोई जो है वो जो जमहूरियत से और आमरीत से और इनसे पार्लियामान से कोई शिकवे शिकायत नहीं थे। मौलाना फजल रहमान साहब जब तक इक्तदार में हिस्सा था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज इक्तदार से बाहर हैं तो उनको जो है ये चीजें याद आ रही हैं। तो सारे सियासी जमातों को, दुआ, मैंने सारे सियासतदानों को इस पे इकट्ठ करना है, इस पे बैठना है, मुत्तफिक होना है कि हमने मुल्क में, अगर हम
और यही लोग हैं, यही हुक्मरानी करेंगे। कभी एक जमात आएगी, दूसरी जमात आएगी, लेकिन इनको मुत्तफिक इस बात पे एक और मिसाक जमहूरियत की मेरे ख्याल में जरूरत है कि सारे मिलकर बैठें और ये कहें कि इक्तदार जिसके पास है, जमहूरियत में अवाम जिसको मुंतखब करेगी, ताकत जो है वहीं पे होनी चाहिए। सही है, सही है जी। मिसाक जमहूरियत आप समझते हैं? एक बार फिर जी क्विकली आमिर साहब। दुआ छोटी सी बात करनी है मैंने। हाँ, मैं बिल्कुल सब इत्तफाक, फैसल जो भी बात कर रहे हैं, नवीद साहब ने बात की है, बस छोटी सी, जब हम मेमो गेट की बात करते हैं ना, चूंकि वो उसमें हम मुमासलत दे रहे होते हैं, तो जहन में रखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यूएई के पैलेस में बैठ के जनरल मुशर्रफ से पहले मुज़ाकरात किए थे मिसाक जमहूरियत के खिलाफ। चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है ना, हम आज जब बात करते हैं ना कि ठीक होना चाहिए तो सब चीज़ों को, लेकिन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त जस्टिस डोगर से गिरवाई थी, फिर लॉन्ग मार्च भी हुआ था, फिर लड़ाइयाँ आपस में होती हैं, फिर मेमो गेट भी आ जाता है। बस इतनी सी बात कर। एक जुमला जी जी बिल्कुल जी। वो नवीद साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, उसका आगाज नवीद साहब आज हो गया है। मरियम साहबा ने आज वर्दी पहन के पुलिस से इज़हार यकजहती जब किया तो उसका तो आगाज हो गया ना रूल ऑफ लॉ का। जी बस नहीं। अच्छा, वैसे मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा जस्टिस दिया है। हुक्मरान को जिस यूनिफॉर्म से लोग नफरत करा रहे होते हैं कि पहन के यकजहती की है खवातीन के साथ, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने जी। मैसेज दिया है बिल्कुल इलियास कि लोगों को इनकरेज करें। जी जी, मैं तो सपोर्ट ही करूंगी खातून सीएम है, मैं खुद खातून हूँ जी। इलियास साहब देखिए, ये एक टर्निंग पॉइंट है इस वक्त, तमाम जमातों को चाहिए। अब एक तरफ से शुरू हो रही है, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि मुज़ाकरात करे और बैठ के मिसाक जमहूरियत की तरह कोई ऐसा मिसाक बने जिससे मुल्क में जो मसाइल हैं, जो आपस में सियासी जो खींचा तानी है, वो कम हो सके। अब इसमें ये है कि आप देखें कि अगर जेल के अंदर जाके मुज़ाकरात कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, अगर नहीं कर, क्योंकि फ़ैसला उधर से ही होना है, क्योंकि इस वक्त जो है, जो देख लिया इन्होंने, अगर ज़रूरत वो समझ रही है, जो पीटीआई है वो समझ रही है कि गवर्नमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए उनसे हाथ मिलाना उनकी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो भी तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी मुल्क के तबके हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जनाब उनसे हाथ मिलाए जाएँ ताकि तब जाके मसाइल हल हो सकें। तो इसके लिए जो है, ये इसके लिए विन विन सिचुएशन के नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनकी गवर्नमेंट जाए और वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी अपनी साख खत्म हो जाए। तो इस सूरत हाल में इसको एक बड़े संजीदा तरीके से इसको मसले को करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मुज़ाकरात में बैठ के बातचीत करके ये इस तरह हल किया जा सके, ये इस तरह नहीं है। ये या तो फिर दोबारा इलेक्शन हो, उसमें देखें कि जो मुंतखब होते हैं इस तरह, अगर ये जैसे राना सनावला कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट से साइड लाइन है, तो तमाम जमहूरी कुव्वतों को आपस में मिलके खुद ही फैसले करने होंगे अपने। तो ये समझ लें कि अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते, कि इनमें से फिर चले जाए कोई इस तरह, क्योंकि पहले भी मिसाक जमहूरियत के वक्त ये गए थे, लेकिन इनमें से फिर बच्चे कुछ इधर भाग जाते थे, कुछ इधर आगे जाते थे। तो ये अब इनको ये फैसला करना पड़ेगा, पहले ये खुद इनमें आपस में इत्तेफाक रहेगा, इत्तेहाद रहेगा, ये आपस में इकट्ठे चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं इस वक्त इनको इन पर प्रेशर है कि जाके जेल में जाके मुज़ाकरात करें, क्योंकि वो अवामी मैंडेट है उनके पास एक, अगर भारी मैंडेट है तो उसके साथ मिल के जाके बैठ के बातचीत करना कि सियासी निज़ाम जो मुल्क में चलाना है वो किस तरह चलाना है। अगर ये सूरत हाल देखते हैं, इस पर देख रहे हैं, इस पर कोई पेशरफ तो होने शुरू हो गई गवर्नमेंट की जानिब से, एक अच्छी बात है, लेकिन अब ये देखना है कि वो दूसरी पार्टी बात करती कि नहीं करती। अगर वो बात करती है तो इसके लिए दूसरी सियासी जमातों को चाहना चाहिए, इसके लिए एक चार्टर्ड बने बकायदा, फैसल नहीं बोला, इस पर बकायदा एक बातचीत हो, तब जाके इस मसले को हल किया जा सकेगा। माजी की जो किस्से हैं वो इस तरह रहेंगे, अगर नहीं कर सकते, अगर ये टर्निंग पॉइंट है, इस पर मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी बात के बाद जल्दी छोटा सवाल होना चाहिए। इसका एजेंडा क्या होना चाहिए इस मुलाकात का, मुज़ाकरात का जो एजेंडा है ना सर, इसमें मुल्क को चलाने के लिए आपस में बैठने, पहले सबसे पहले जैसे कहते थे ना मुशर्रफ साहब, सबसे पहले पाकिस्तान, तो हमें भी यही सब जवाब मिल गया, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, इनके जाती अना वगैरह बाद में होनी चाहिए। सही है। ब्रेक नाज़रीन, वक्त कम है जी, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का दूसरा बड़ा सवाल गंदम की दरामद से मुतल्लिक कम कीमत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मामला है क्या, इस पर हम बात करेंगे। किसानों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए, राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ज़राअत पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है, जबकि गंदम की पैदावार पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। लेकिन इस हवाले से एक बड़ा तनाज़ पैदा हुआ। पंजाब में गंदम की बेहतरीन फसल के बावजूद अभी तक खरीदारी का आगाज़ नहीं हुआ। इसके अलावा स्पोर्ट प्राइस के हवाले से भी मसाइल सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने यह कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है। शिकायत ये है कि किसानों को 3000 रुपये फ़ी मन कीमत मिल रही है। इसके अलावा गंदम को दरामद करने के हवाले से भी सवालात हैं। किसान इत्तेहाद ने यह दावा किया है कि गंदम दरामद करने से मुल्क को भारी माली नुकसान हुआ। अरकान कौमी असम्बली ने भी इस हवाले से कल सख्त तनकीद की। अरकान असम्बली की तरफ से यह कहा गया कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, महंगी खादें, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। अरबों डॉलर यूक्रेन और रूस की किसानों को तो दे देते हैं, लेकिन चंद हज़ार अपने किसानों को नहीं दिए जाते। हमारा किसान मायूस भी है और मकरूज भी है। ये सारा मामला है। क्या इस पर ज़ाहिर एक्सपर्ट्स के सामने भी सवाल रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मामले को जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए रिजवान आसिफ। ये मसला है क्या, क्विकली ज़रा बताइएगा, क्या अब तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी, गुज़िश्ता 70 साल से जो है पंजाब में पैदा होने वाली गंदम का 18 से 20% जो है महकमा खुराक पंजाब खरीदता है किसानों से, और बाकी जो गंदम होती है फ्लोर मिल्स और जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो खरीदते हैं। इस बार अचानक से हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि किसानों से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि हमारे पास पिछले साल की 22 लाख टन गंदम बची हुई है, जबकि इस बार 36 लाख टन गंदम इम्पोर्ट भी हुई है। ऐसे में जो भारी बैंक का मार्कअप है उसके होते हुए हम किसानों से मजीद गंदम नहीं खरीद सकते। और सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को जो सब्सिडी के साथ गंदम दी जाती थी अवाम को सस्ता आटा देने के लिए, वो खत्म कर दिया। अब अवाम को सस्ता आटा फराहम नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह पर जो टारगेटेड सब्सिडी है उसका निजाम शुरू कर दिया गया है। इस तमाम वजूहात की बिना पर इस मरतबा पंजाब काबीना ने जब गंदम खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दी तो मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि गंदम खरीदारी हदफ नहीं रखा गया। यही वो बात है जिसने पंजाब भर के किसानों में जो है तशवीश पैदा कर रखी है, क्योंकि जब 18 से 20% गंदम जो कौन खरीदता था तो अब वो कौन खरीदेगा। सही, तो अब क्या मुतालबात क्या आ रहे हैं किसानों की तरफ से? किसानों की तरफ से भी और सियासी हलकों की तरफ से जो मुतालबा है वो एक ही है, वो ये है कि इस बार जो है महकमा खुराक कम से कम 30 से 40 लाख टन गंदम लाजमी खरीदे, ताकि जो गंदम की ओपन मार्केट है वो क्रैश ना हो। हुकूमत ने गंदम की अंदाजी कीमतें खरीद 3900 रुपये मुकर्रर कर रखी है, लेकिन आज के दिन में जो जनूबी पंजाब के किसानों को गंदम कीमत मिल रही है वो 2800 से लेकर 3000 तक है। तो उनका एक ही मुतालबा है कि इस बार कम से कम 30 से 40 लाख टन गंदम खरीदें, ताकि किसानों का नुकसान ना हो और अगले साल जो भी पॉलिसी है उसका कबल वक्त जो है ऐलान किया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने सुन लिया। आप इस मसले को वैसे भी बहुत अच्छे से आपकी रिसर्च होगी। सवाल ये कि आपको क्या लगता है फिर क्या इक़दामात करने चाहिए? क्या ये फिर इस्तेहसाल आप भी समझते हैं ये वाकई किसानों का इस्तेहसाल है? दरामद आप कर सकते हैं, लेकिन अब जो किसानों का जितना एक्सपेंस है अब उसको अदा करने के लिए अगर ये आपकी हदफ में नहीं है तो फिर वो कैसे पूरा होगा? आमिर साहब, दो चीज़ें दुआ। रिजवान जो है ना अच्छी खबरें करते हैं हमेशा, एक्साइज पे भी, फूड पे भी, मैं इनको फॉलो करता हूँ बाकायदा। और जो भी कहीं पे भी जर्नलिस्ट काम कर रहे होते हैं, हमारा काम होता है पढ़ें देखें क्या हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है इसमें कि पिछले साल जो चीख और पुकार थी ना, जो आज किसान के नाम पे असम्बली में हो रही है, जो फ्लोर मिल्स वाले कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, जब बैन लगा था ना कि जी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गंदम नहीं जाने देंगे और गवर्नमेंट खरीदेगी पंजाब की, तो चीखते थे कि आप हैं कौन लेने वाले, मुझे अपने घर पे रखनी है, मुझे कहीं पे भी बेचनी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल आप खबरें उठा लें पिछले साल इन्हीं दिनों की एक बाकायदा मुहिम थी। उस वक्त मरियम नवाज वज़ीर आला नहीं थी, जहन में रखिएगा। इशू ये था कि जी अब टारगेट पूरा करने के लिए लोगों को फ्री सर्विस क्यों नहीं है कि जहां मर्जी बेच दे। आज उसके बरक्स एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इसकी वजाहत आनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए। और मैं उन किसानों से भी जो तंजीमें बना के ये गैंगअप हुए में हैं, पिछले साल क्या बयान देते थे कि हुकूमत होती कौन है, मेरी जमीन है, मेरी मर्जी है, मैं रखूं अपने घर में। बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर छापे मारते थे कि जी बताएं आपके घर में कितने रजिस्टर्ड लोग हैं, साल की गंदम आपकी इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो भी है वो आप बेचें, हमने खरीदनी है। सही सही, ये मार्केट मैकेनिज्म है, ये इशू है, इसको हल होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट इसलिए देती है कि कम से कम किसानों को एक ढारस होगी। जी। अभी अगर रिजवान साहब मौजूद हैं तो बताएं, वो ये नहीं है कम से कम 6 एकड़ या कितने की आई है कि उन सब किसानों को बारदाना का लफ्ज आम आदमी को समझ नहीं आता। वो बोरी का टोकन होता है कि जी आपको इतनी बोरियां मिलेंगी, और वो 6 एकड़ या कितनी पंजाब गवर्नमेंट ने मुकर्रर
मुकर्रर की है कि उन सब की हम खरीदेंगे, यानी जो छोटा जमींदार है उसकी हम जमीन जो पैदावार हुई है उसको हम ले लेंगे। लेकिन ये फ्री फॉल इस तरह नहीं है कि जी बिल्कुल नहीं उठा रहे या नहीं ले रहे, सब चीजें। हाँ, ये अलग इशू है जिसपे हम हमेशा बोलते हैं दुआ कि जी आप बाहर के किसानों को पैसे देते हैं, एक प्लानिंग होनी चाहिए ना प्रॉपर कि हमें कितनी जरूरत है, स्ट्रेटेजिक ज़खायर हमारे कितने होने चाहिए, ना किसान को रास्ते में छोड़ दें और ना आम आदमी को, जो अगर उसको गंदम मिलेगी सस्ती तो मुझे भी रोटी सस्ती शहर में मिल जाएगी ना। बिल्कुल। अच्छा अयाज साहब, आपको लगता है फिर हुकूमत को क्लैरिटी तो देनी चाहिए, अगर जिस तरह आमिर साहब रिलेट करें, क्योंकि वक्त कम है इसलिए जरा। एक तो ये सबसे बड़ा अलमिया जो जुल्म हुआ है ना इस हुकूमत के साथ, जितनी भी अब बनी है, ये नहीं कह सकती कि पिछली हुकूमत हमारे साथ ये कर गई। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो बड़े आराम से कह दिया जाता था जी इमरान खान ने मईशत का बड़ा कर दिया, फलां चीज़ का बड़ा कर दिया। अब अगर अच्छा हुआ है बुरा हुआ है वो इन्होंने किया है, और आप इनसे तवक्को करते हैं कि ये मुल्की उसके मफाद के लिए या हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे कि 22 लाख टन बची भी है और 36 लाख टन इंपोर्ट भी हो गई। मतलब इंपोर्टर को वो उस पे पैसे हमने वो डॉलर में देने और एक्स्ट्रा दे देने हैं। अगर चले, मैं कहता हूं कि जी उन्होंने ज्यादती कर दी किसानों ने पिछले साल, अब वो किसान तो आपके अपने हैं ना, आप उनको चलें, थोड़ा उनकी रायत कर दें और कुछ सब्सिडाइज, और पूरी दुनिया में सब्सिडी होती है इस पे, खुराक पे और उस पे। आपकी खैर मजबूरी है, IMF ने वो सब्सिडी बंद कर दी है, लेकिन हल निकाला जा सकता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए पैसे रखे जा सकते हैं, तो इन चीजों के लिए भी रखे जा सकते हैं। जी फैसल साहब, वही सवाल के बाद हमारे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, वो जनूबी पंजाब में उनका शोबे से ताल्लुक है, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि घरों में गंदम रखी हुई है, कोई खरीदने वाला नहीं है। 5,000 रुपए का यूरिया का बैग बिक रहा है, 3200 रुपए की जो है वो, और 3200-3400 रुपए की गंदम का जो है वो एक यूनिट बिक रहा है। जी जी। और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो किसानों के साथ, जनूबी पंजाब के किसानों के साथ जो सूरत हाल है ना, उनके मुताबिक वो माजी में कभी भी नहीं हुई जितनी खतरनाक सूरत हाल उनके साथ है। सही। और कह रहे हैं हम लोग तो मुकम्मल तौर पर ना रुल गए और हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं है। हुकूमत का जो हमारे साथ रवैया है वो ऐसा, बकौल उन लोगों का जो कहना है कि हमें कोई ऐसा लगता है बाकायदा कोई सजा दी जा रही है। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है, और वो उनका कहना ये कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब पूरे कौम इसकी कीमत अदा करेगी, महंगाई की शक्ल में, महंगे खाने की फूड की शक्ल में। लेकिन ये जो ज़राअत का शोबा है ये तबाह हो रहा है। और अगर जैसे हो भी सकता है कि कोई साजिश हो या कोई इत्तेफाक हो या हुकूमत की नाअहली हो, इस वक्त कमीशन बनाना नागुज़ीर है, तहकीकात करना नागुज़ीर है। भाई तहकीकात करें, इतनी खतरनाक सूरत हाल हो रही है, कोई एक जिम्मेदार होगा। जी बिल्कुल, ये फैक्ट्स हैं और जो किसानों के मुतालबात हैं, और फिर अगर आपने हदफ में वो चीज़ रखी नहीं है तो जाहिर है वो किसान तो फिर वो कहेगा ना कि ये क्या हो रहा है। ये हुकूमत को वाकई क्लियर करने चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल नवीद साहब, इलियास साहब पर टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, क्विकली किसानों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? इस मसले को एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। देखें, ये इस गवर्नमेंट का भी मसला नहीं है, पिछली गवर्नमेंट का भी मसला नहीं है। जैसे रिजवान आसिफ साहब ने कहा कि ये 50 सालों से जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो यही करती रही हैं कि प्रोक्योर करती रही हैं किसानों से वीट। मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा मसला है, यही जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है, यही असल मसला है कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी, आपने प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम रखे, उसके ज़रिए जो है आपने मार्केट को जो है वो डिटरमिन नहीं करने दिया। यहाँ पे किसानों के लिए भी उनको भी ये पता था। अच्छा, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? उसका फ़ायदा करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हो रहा है जो कि प्रोक्योरमेंट के में इन्वॉल्व होते हैं। उसका फ़ायदा जो है वो आटे की मिल मालकान को होता है, और उसका फ़ायदा आम आवाम को नहीं होता। आम आवाम को हमने देख लिया कि वीट जो है जब गंदम मंगाई गई, बाहर से दरामद की गई, तो हमने देखा कि आटे की कीमत भी नीचे आ गई, रोटी की कीमत भी नीचे आ गई। आम आवाम को रिलीफ इस तरह से मिला। तो ये पॉलिसी मेरे ख्याल में इस पे नजरसानी की ज़रूरत है कि मार्केट को डिटरमिन करने दिया जाए, और किसान को के पास भी ये ऑप्शन हो कि गंदम के अलावा भी कोई हाई वैल्यू सीड जो है वो काश कर सके। सही जी। इलियास साहब, एक तो होना चाहिए फ्री फ्लोट, यानी कि मार्केट में जो फ्री, इसकी कीमत खुद डिटरमिन करें, मार्केट फोर्सेस करें इसको। ये गवर्नमेंट की जो करेंगे ना, जितनी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी इनको, तो वो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ये इस वक्त जो किसानों की जो पैदावार ज़्यादा हुई, गवर्नमेंट को चाहिए इसके स्टैटिस्टिक आने चाहिए, कितनी इनकी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी इनकी खपत है मुल्क में। पहले तो हो जाती थी स्मगल,
अब स्मगल रुकी है तो अब अंदर यानी कि पिछले साल भी इनके था कि ज़्यादा स्मगल हो जाएगी तो फिर कहाँ से पूरी करेंगे। ये सूरत हाल है, इसको सारा गवर्नमेंट को डिटरमिन करना चाहिए कि पॉलिसी क्या है हमारी, किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकायदा इसके लिए एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए ताकि इसके इस्तेमाल, खपत और इस्तेमाल जो है उसका बाकायदा एक मौजना किया जाए। अगर हमारी अब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम बाहर कितनी की बेचेंगे इसको, ये भी तो देखना है ना कि बाहर से कौन सा मुल्क लेता है। हम हमारी तरह पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कमीशन लेके जो मर्जी ले आओ और पाकिस्तानियों को खिला दो, ये तो वो खा जाएंगे। हमारी गंदम की बहुत अच्छी है, ये इस तरफ सोचा नहीं जाता, सिर्फ इम्पोर्ट का सोचते हैं, एक्सपोर्ट का क्वालिटी को जी तो क्वालिटी को देख के उसके हिसाब से इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसका रेट तब लगता है कि किस, जैसे इजिप्ट की अच्छी होती है, दूसरे मुल्कों की अच्छी होती है, तो उनको उसके हिसाब से जो खरीदारी करते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलिया से उठा लेते हैं, जो जानवरों को डाली जाती है वो आवाम को खिला दी जाती है। ये अब जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी इस मसले को भी संजीदा बुनियादों पर ले और जो भी इसके लिए तहकीकात या जिस तरह से भी इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि अभी ये टिकर भी थे बिलाल यासीन साहब के, वो कह रहे थे कि किसानों के मसाइल को समझते हैं और सीएम साहिबा इसे जो तरजीहाती बुनियादों पर ज़ाहिर है उनके मसाइल को सुनेंगे और हल करेंगे। और हम भी यही कहते हैं कि वाकई उनके मसाइल को सुनना चाहिए और अपने हदफ में भी एटलीस्ट वो आपके वो शामिल होना चाहिए। आपने राय जानी एक्सपर्ट्स की, आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।